सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इन लाइट में वेव की तरह प्रॉपर्टी होती है या वेव में लाइट की तरह प्रॉपर्टी होती है। तो एक्चुअल में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत सारी मतें दी, अपने अपने बारे में लोगों बताया कि भाई जो लाइट होता है वो क्या होता है, वो कुछ नहीं है, वो वेव है। तो लाइट में वेव की तरह प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए लाइट में इंटरफेरेंस होता है। जिस तरह से हम वेव में इंटरफेरेंस देखते हैं, इंटर अफेयर होते हैं, वेव में इंटर अफेरेंस होता है, उसी तरह लाइट में भी इंटर अफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो उस इंटरफेरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और आज हम क्लियर कर लेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जब वेव बनता है तो वेव में क्या होता है, जब मीडियम को डिस्टर्ब किया जाता है तो वेव बनता है। और वेव जब बनता है तो कुछ उसका पैटर्न जो देखने को मिलता है कुछ इस तरह से होता है। तो हम बात करते हैं, ऊपर जो हमारा होता है वो क्रस्ट होता है और नीचे जो हमारा होता है वो ट्रफ होता है। तो ये हमारा है क्रस्ट और नीचे वाला हमारा है ट्रफ। तो क्या होता है, हमारा ऊपर बनता है क्रस्ट और नीचे बनता है ट्रफ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वेव एक ही जगह पे आकर के साइमल्टेनियसली मिलते हैं तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट पड़ता है। और इम्पैक्ट में क्या होता है कि वेव की वैल्यू जो होती है वो पहले से बढ़ जाती है या तो वेव की वैल्यू पहले से घट जाती है। तो मतलब दो या दो से अधिक वेव के किसी एक ही जगह पे मिलने से जो प्रभाव पड़ता है उसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस बोला जाता है, इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो इसको हम चलिए समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वाला 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वाला हमारा वेव बना है और एक 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वाला वेव बना है जो कि हमारा क्रस्ट में है। और ट्रफ में हमारा 1 मीटर का और 3 मीटर का है। तो देखते हैं ये वैल्यू क्या निकल के आती है। तो जब ये 2 मीटर और 1 मीटर होगा तो इनका सुपरपोज हो जाएगा, मतलब इनका वेक्टर सम हो जाएगा, मतलब इनका जोड़ हो जाएगा। तो इनका 2 मीटर और 1 मीटर मिलकर टोटल कितने हो गए, 3 मीटर का। मतलब y बराबर ये हमारा पहला वेव अगर y1 होता और दूसरा वेव y2 होता तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट वेव जो मिलेगा y1 प्लस y2 मिलेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वेव है वो पहले से बढ़ी हुई मिलेगी। कहाँ बढ़ी हुई मिलेगी, तो क्रस्ट में बढ़ी हुई मिलेगी। तो अब जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा 2 और 1 3, तो ये जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो 3 मीटर का मिलेगा। कितने मीटर का मिलेगा, 3 मीटर का। तो हम कह सकते हैं ये ऊपर 3 मीटर का मिला और नीचे हम बात कर रहे हैं 3 मीटर और 1 मीटर। तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, -1 और -3। नीचे है तो वैल्यू निगेटिव होगी दोनों, इसलिए -1 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा, -4। तो नीचे वाले डायरेक्शन में ट्रफ वाले में वैल्यू कितनी हो गई है, -4 की हो गई। मतलब वैल्यू क्या हो गई, पहले से बड़ी हो गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वेव के साइमल्टेनियसली किसी एक ही जगह पे मिलने से जो प्रभाव पड़ता है, जो वेव में प्रभाव देखने को मिलता है, वही हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। तो उस प्रभाव में हमारी दोनों चीज हो सकती है, या तो वैल्यू जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, जो ट्रफ की वैल्यू है, जो क्रस्ट की वैल्यू है, या तो वो घट सकती है या तो वो बढ़ सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना है, 4 मीटर का है और यहाँ पे हमारा कितना है, 1 मीटर का। तो देखिए ये जो हमारा ये क्रस्ट में है और ये हमारा 1 मीटर ट्रफ में है। तो ये वाली वैल्यू इसको क्या कर देगी, सब्ट्रैक्ट कर देगी। मतलब ये अब जो हमने कहा कि दो या दो से अधिक वेव के साइमल्टेनियसली किसी एक ही पॉइंट पे मिलने से वेव की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे 4 मीटर का ऊपर है तो 1 मीटर इस 4 मीटर में से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा अब जो वेव बनेगा 4 - 1 बराबर कितना बनेगा, 3 मीटर का बनेगा। अब हम नीचे वाले में देख लेते हैं, यहाँ पे 1 मीटर का है कहाँ पे, क्रस्ट में, और 3 मीटर का है ट्रफ में। तो 3 मीटर वाले में से 1 मीटर कम हो जाएगा, मतलब 1 - 3 वैल्यू नीचे निगेटिव होनी चाहिए, इसलिए -2 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो वेव है उसका सुपरपोज हो जाएगा, सुपरपोजिशन वेक्टर की तरह वो ऐड हो जाएगा। अब जैसा कि आपने देखा कि अपोजिट वेक्टर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, और एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है ना। और सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से ही हम अच्छी तरह से इंटरफेरेंस को समझ पाएंगे। क्लियर। तो आपने क्या समझा कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है। तो दो या दो से अधिक वेव के साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे आने की वजह से जो वेव में प्रभाव पड़ता है, जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वही हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। अब उस इम्पैक्ट में वेव की वैल्यू बढ़ भी सकती है क्रस्ट में और घट भी सकती है ट्रफ में। ठीक है ना। या तो क्रस्ट में दोनों देखिए, यहाँ पे ट्रफ और क्रस्ट होने की वजह से वैल्यू क्या हो गई, घट गई, और क्रस्ट होने की वजह से वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो जहां जहां ट्रफ और ट्रफ मिलेगा वहां नीचे की साइड में वैल्यू बढ़ जाएगी, और जहां क्रस्ट और क्रस्ट मिलेगा वहां ऊपर की साइड वैल्यू बढ़ जाएगी। एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी को हम कहेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, और इसी के बिहाफ पे, इसी की मदद से हम ये भी समझ लेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल के बारे में। व्हेन अ पार्टिकल मीडियम ऑसिलेट अंडर इफेक्ट ऑफ 2 more than 2 वेव,
जब दो या दो से अधिक वेव के मिलने से जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारा, then the resultant displacement will be equal to vector sum of individual displacement by each wave। सभी वेव्स का क्या हो जाता है, इंडिविजुअल सम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो प्रभाव देखने को मिलता है वो हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। चलिए हम इसको शॉर्टकट में भी समझ सकते हैं कि हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, सुपरपोजिशन होने की वजह से इम्पैक्ट, जो वेव में इम्पैक्ट देखने को मिलता है वही उसी को क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस बोला जाता है। The impact produced by superposition of two waves at a point is called interference। ओके, एक क्लियर। आई होप कि आप इस पूरे इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में आप समझ पाए होंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है। आप एक बार और वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एकदम आपको कभी भी इसे रट्टाफिकेशन जैसा कुछ भी नहीं लगेगा, इसमें कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होने वाली है। तो जब तक हम इंटरफेरेंस को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम वैल्यू को आगे भी नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो हेलो बच्चा लोग, आज इंटरफेरेंस पैटर्न के कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में समझेंगे। और एक बार अगर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को अच्छी तरह से समझ लिए, एनालाइज कर लिए, तो हमारे लिए जो इंटरफेरेंस समझना होगा ना वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको बहुत ही केयरफुली आप देखिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न में कि कब कंस्ट्रक्टिव होता है और कब डिस्ट्रक्टिव होता है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो पढ़ाने को सब पढ़ा देते हैं, लेकिन इसके जो इंटरनल बातें हैं वो कोई समझा नहीं पाता है। इसलिए मैं आपको एकदम डीपली बताने वाला हूँ कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के एक्चुअल मीनिंग क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको सुपरपोजिशन में बताया कि जब ट्रफ और ट्रफ या क्रस्ट मिलते हैं तो वहाँ पे उनके जो वेक्टर होते हैं उनके वेक्टर सम हो जाते हैं, ठीक है ना। उनके जो वेव होते हैं उनके वेक्टर सम हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो एक ही डायरेक्शन में अगर क्रस्ट में दो एम्पलीट्यूड हमारे गए हुए हैं, दो वेव हमारे एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का क्या हो जाना चाहिए, सम हो जाना चाहिए। मतलब y बराबर क्या हो जाना चाहिए, y बराबर y1 प्लस y2 हो जाना चाहिए। इस तरह से इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, जो वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट A1 है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट A2 है। तो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू A1 प्लस A2, मतलब इनका सम हो रहा है। उसी तरह से हमारा जो y है, y का डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 हो रहा है, वेक्टर सम हो रहा है, मतलब सुपरपोज हो रहा है। उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे इंटेंसिटी के बारे में। अब जैसे अगर हम बात करें, एक टॉर्च की लाइट हो, हमारे पास 10-12 टॉर्च हो और किसी एक ही पॉइंट पे हम 10-12 टॉर्च जो है उनको जला दें, एक ही जगह पे हम फोकस कर दें, तो क्या होगा, वहाँ की जो इंटेंसिटी होगी ना वो बढ़ जाएगी। तो बढ़ने का मतलब होता है कि एक ही जगह पे जब बहुत सारे वेव आके मिलते हैं, या एक ही जगह पे जब लाइट के पार्टिकल ढेर सारे आके मिलते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी या रिजल्टेंट जो वेव होगा वो पहले से ज्यादा नजर आएगा, बढ़ा हुआ नजर आएगा। और ये जो बढ़ा हुआ ज्यादा नजर आता है उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। तो ये रहा कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव का। तो हमारा जब एक ही डायरेक्शन में वेव होगा तो वहां पे हमारा कंस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन जब हमारा ये वैल्यू घट रही होगी, जिसमें ये जो इसका इंटरफेरेंस का जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इस वाले में एम्पलीट्यूड A1 और इस वाले का एम्पलीट्यूड A2 है, तो यहाँ पे जो हमारा एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पहले से कुछ घटा हुआ नजर आएगा, मतलब A1 माइनस A2। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा y का, y बराबर y1 माइनस y2, मतलब जो वेक्टर सम होगा y का, वो भी वैल्यू क्या हो रही होगी, भाई कम हो रही होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ये पहले वाले का जो इंटेंसिटी I1 है और दूसरे वाले की इंटेंसिटी I2 है, तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये जो I नेट आएगा इसका वो पहले से कम आएगा, और इसका जो I नेट है, ये I1 और I2 से भी क्या ऐड करने पे क्या है वैल्यू, इनसे भी ज्यादा आया। तो जब हमारी इंटेंसिटी पहले से ज्यादा आती है, और वो पहले से ज्यादा तब आएगी जब दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में हो, या तो वो ट्रफ में चला जाए या तो वो क्रस्ट में आ जाए। तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में दो या दो से अधिक वेव है तो उनसे जो इम्पैक्ट मिलेगा वो पहले से वेव बढ़ा हुआ मिलेगा, पहले से इंटेंसिटी बढ़ी हुई मिलेगी। अगर इंटेंसिटी पहले से ज्यादा है तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इंटेंसिटी जो दो वेव्स की इंटेंसिटी है उनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो पहले से कम हो गया है, I1 I2 को ऐड करने पे जो I नेट आया वो कम हो गया है, मतलब इन दोनों के I1 I2 होने के I1 I2 सब्ट्रैक्ट हो गए, मतलब कम हो गया, I नेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर इनकी इंटेंसिटी की वैल्यू कम आ गई तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बात और होती है, कंस्ट्रक्टिव को हम यहाँ पे
डार्क बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव को डार्क, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डार्क बोलेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ब्राइट बोलेंगे, ठीक है ना। तो हमने डार्क और ब्राइट वाले तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव को बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव को मतलब होता है डार्क, ठीक है ना। डार्क मतलब अंधेरा, मतलब कहीं कहीं हमें जो लाइट का वेव देखने को मिलता है वो इंटेंसिटी उसकी कम रहती है, तो हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब वहाँ डार्क है, डार्क फ्रिंज बना है। और अगर हमारा इंटेंसिटी पहले से बढ़ी हुई मिलती है तो वहाँ पे ब्राइट होता है, मतलब वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलता है। मतलब कंस्ट्रक्टिव को हम ब्राइट फ्रिंज कह सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव को हम डार्क फ्रिंज कह सकते हैं। तो ये रहा कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव का। हम आइए अभी अब इसके न्यूमेरिकली और इसके डेरिवेशन करके हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इनके वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। तो आई होप आप इसको नोट आउट कर लीजिए अच्छे तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को हम यहाँ पे बाई मैथमेटिकली प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा क्रस्ट और क्रस्ट एक ही डायरेक्शन में जब मिलता है तो वहाँ पे जो वेव्स होते हैं उनका सुपरपोज हो जाता है, और सुपरपोज होने के बाद में जो रिजल्टेंट वेव होता है वो पहले से बढ़ा हुआ मिलता है। तो हमारा रिजल्टेंट वेव कैसा आया, पहले से बढ़ा हुआ आया, मतलब y1 + y2 आया। तो यहाँ पे जब रिजल्टेंट वेव बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इंटेंसिटी भी बढ़ी हुई मिलेगी, जो तीव्रता होगी वेव की वो भी ज़्यादा होगा, और उसके बाद में जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो भी पहले से ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं लेट द इंटरफेरेंस वेव आर, हम मान लेते हैं कि पहले का वेव जो था हमारा y1 था, y1 बराबर a1 sin ओमेगा t। ये y बराबर, ये जो y का जो फंक्शन दिखाई दे रहा है ये वेव का फंक्शन है। ये एक्चुअल में आप अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको 11th में SHM वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें आपको समझना होगा कि वेव का जो इक्वेशन होता है एक्चुअल में यही होता है, y बराबर a sin ओमेगा t, साइनसोइडल कर्व होता है, ठीक है। और अभी आपने AC वाला चैप्टर जो पढ़ा है उसमें भी आप y v=v0 sin ओमेगा t करके आपने पढ़ा जो, और I बराबर I0 sin ओमेगा t करके, तो वो भी जो हमारा करंट और वोल्टेज का जो फंक्शन था वो भी वेव वाला ही फंक्शन था। तो वेव वाला फंक्शन कुछ हमेशा साइन के फॉर्म में होता है। तो ये भी जो वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है y बराबर a1 sin ओमेगा t और y2 बराबर a2 sin ओमेगा t + फाई। तो मान लेते हैं कि इसमें फाई एंगल ज़्यादा है, तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यूजेस सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसा कि मैंने बताया कि जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में है तो उनका सुपरपोज हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे y बराबर y1 + y2 हो गया, मतलब हम दोनों को ऐड कर रहे होंगे। तो जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो y बराबर a sin ओमेगा t प्लस इसकी वैल्यू देंगे a sin ओमेगा t + फाई। इसकी वैल्यू तो हम जो करते हैं उतार रहे होंगे, बट इसमें हम sin a + b का फॉर्मूला लगा रहे होंगे। तो a2 हमारा दोनों में चला जाएगा, तो sin a मतलब sin ओमेगा t × cos फाई प्लस a2 और cos ओमेगा t × sin फाई। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे लग गया है, और फार्मूला हमने लगाने के बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉमन हो रहा है sin ओमेगा t कॉमन हो रहा है। तो sin ओमेगा t कॉमन होने के बाद में बचा हमारा a1 + a2 cos ओमेगा t और प्लस a2 sin फाई और into cos ओमेगा t। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं, और हमने देखा कि ये जो डाटा आ रहा है कॉमन लेने के बाद में, और हमारा जो a2 sin फाई वाला, मतलब हम एक cos फाई वाले डाटा को पकड़े और एक sin फाई वाले डाटा को। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लिया, इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लिया। अब हम इस इक्वेशन 4 और 5 को अगर हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके इन दोनों का हम स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा r यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। हम यहाँ पे r की जगह पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, r की जगह पे हम a लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा r नहीं है, एक्चुअल में हमारा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, अगर हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल में जो LHS साइड बनेगा वो a स्क्वायर, और बाकी इन दोनों का जब हम स्क्वायरिंग करके जोड़ रहे होंगे, आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और जो ये हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में सुपरपोजिशन थ्योरम का ही फॉर्मूला है। जब हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम, तो उसमें जो वेक्टर सब का जो फॉर्मूला आता है, आपने देखा होगा कि जब दो वेक्टर के जो रिजल्टेंट हम ढूंढते हैं, ये रिजल्टेंट वाला लाइन अगर ये a है ये b है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना, अगर यहाँ हमारा एंगल थीटा बन रहा हो। तो उसी तरह से हम यहाँ बताना चाहते थे आपको, ये जो वेव है ना उसका सुपरपोज हो रहा है, मतलब वेक्टर सम हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का नियम क्लास 11th में, ठीक है ना। मोशन इन अ प्लेन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था
मोशन इन द प्लेन वेक्टर वाले चैप्टर में, मोशन इन प्लेन में पैरेललोग्राम ला, ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था कि जो वेक्टर सम था हमारा, वो हमारा वेक्टर सम का फार्मूला जो आता है वो यही आता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेक्टर सम हो रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का क्या हो रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे जो है ये एम्पलीट्यूड, जो यहाँ पे हमारा वेव्स है ना एक ही डायरेक्शन में, इनका भी वेक्टर सम हो रहा है। तो वेक्टर सम हो रहा है, उसी तरह से इनके एम्पलीट्यूड का भी वेक्टर सम हो जाएगा। तो हमारा एम्पलीट्यूड का जो वेक्टर सम का जो वेक्टर सम आया है, मान लेते हैं कि पहले का जो हमारा जो फर्स्ट वेव था वो हमारा a1 था, और दूसरा वेव था जो हमारा वो ये a1 था, और ये क्या था a2 था। तो जो हमारा a हम कहेंगे इसी फॉर्मूले में रख देंगे, तो a स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है ना। अगर हमारा एंगल फाई एंगल हो तो यहाँ पे cos फाई। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें कि हमारा ये a1 होता और ये हमारा a2 होता, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलता हमारा कुछ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की तरह मिलता, मतलब हमारा पैरेललोग्राम लॉ की तरह मिलता। मतलब हमारा वेक्टर का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में सम हो रहा है। यहाँ पे नजर तो नहीं आ रहा है कि वेक्टर सम हो रहा है, लेकिन असल में ये वेक्टर सम ही हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो द इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, और यही चीज इंटरफेरेंस को बता रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हम यहाँ से एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला फाइंड आउट किए हैं, असल में हम एम्पलीट्यूड का फार्मूला इस तरह से फाइंड आउट किए हैं, वेव को कंसीडर करते हुए हमने वेक्टर तो है ये, तो मैंने इसे वेव वाले फंक्शन को कंसीडर करते हुए हमने यहाँ पे वही फार्मूला डेराइव कर दिया है जो हम यहाँ पे वेक्टर के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश किया है कि यहाँ भी एम्पलीट्यूड का क्या हो रहा है, वेक्टर सम हो रहा है। जिस तरह से हमारा यहाँ पे वेक्टर का एम्पलीट्यूड वेक्टर्स का सम होता है, उसी तरह से ये वेव के भी क्या होते हैं, वेक्टर सम होते हैं। तो हम ये फिनोमेना ना लगा के हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि पहले का फंक्शन हमारा a1 होता, पहले का एम्पलीट्यूड a1 होता, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 होता, तो हम डायरेक्ट इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के, a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम पे पहुंच जाएंगे, और सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के हम एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इस डेरिवेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट इस डेरिवेशन को यहाँ पे ये प्रूव करके बताया गया है कि हम किस तरह से बता सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये सब वेक्टर सम ही है, मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम से, सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब ये सारा पैरेललोग्राम लॉ बेस्ड है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरा बात समझ आ गया है, तो आप नोट डाल लीजिए इसको एक बार। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में बताया, और इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड और इंटरफेरेंस इंटेंसिटी के बारे में बताया। जो इंटेंसिटी का हमारा, जो एम्पलीट्यूड का जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, जो कि हमारा सुपरपोजिशन के रिलेटेड, सुपरपोजिशन के जैसा है, क्योंकि हमने बताया था कि दो या दो से अधिक अगर वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे आके साइमल्टेनियसली मिलते हैं, तो उनकी वजह से जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या जो उनकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है, वही हमारा इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस की वजह से हमें एक एम्पलीट्यूड मिलेगा, जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का, वो हमारा उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, तो हमने उसका एक फार्मूला डिराइव किया था बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हमने बताया था कि जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में वेक्टर्स का सम होता है, पैरेललोग्राम लॉ जो हमने 11th में पढ़ा था कि अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे होते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में होता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे, वेव में, मतलब जो वेव है वो भी वेव वेक्टर है, वेव एक तरह का वेक्टर है, इसलिए क्योंकि इसमें सुपरपोजिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वेक्टर सम हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पता किया, और हम यहाँ पहले से जानते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आई के प्रोपोर्शनल में होता है। जो आई होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होगा तो वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल में होता है। तो उसी के बिहाव पे हम यहाँ फॉर्मूला पता कर सकते हैं इंटेंसिटी का भी। हम कह सकते हैं कि अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो आप बराबर और के लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर के इंटू आई। तो जहाँ ए है वहाँ के इंटू आई बड़ा वाला, क्योंकि बड़ा हमने टोटल निकाल रहे हैं, तो हमने कहा कि जहाँ ए स्क्वायर है वहाँ आई लिखा जाएगा। तो इसी तरह से ए स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, आई, के इंटू आई, ऐसे a1 की जगह के इंटू आई1, a2 की जगह के इंटू आई2, और 2 में a1 a2 को मैं एक्चुअल में इस तरह से लिख सकता था 2 अंडर रूट में a1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर। तो a1 की स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं के आई1, और a2 की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं के आई2। तो ये अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद में देखिए
वैल्यूज ये a1 और a2 की वैल्यू पुट करने के बाद में ki1 और ki2 हो गया। अगर हम यहाँ से बोथ साइड से k कॉमन लें तो k हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा होगा और हमारे पास जो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होगा बाय द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से जो हमें इंटेंसिटी का जो फार्मूला मिला है वो हमारा है एक्चुअल में I = I1 + I2 2 में I1 I2 cos phi। तो ये हमारा है इंटेंसिटी का फार्मूला और हम इंटेंसिटी से ही पता करते हैं कि हमारा इंटरफेरेंस कब कंस्ट्रक्टिव है और इंटरफेरेंस हमारा कब डिस्ट्रक्टिव है। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें पता करने के लिए हम इंटेंसिटी का ही सहारा लेंगे क्योंकि इसमें cos phi है। तो cos phi यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर देखिए जो cos होता है ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो थीटा के एंगल के कम वैल्यू पे cos की वैल्यू बड़ी होती है और एंगल ज्यादा होने पे cos की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मैं cos phi का मान बड़ा कर दूं तो I हमारा क्या आएगा, I हमारा ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब इसके लिए हमें phi को क्या करना पड़ेगा, phi को कम करना पड़ेगा। phi अगर कम करेंगे तो cos phi की वैल्यू ज्यादा होगी, phi कम करने पे cos phi की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी और cos phi अगर ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी हमें ज्यादा मिलेगा और जब इंटेंसिटी हमें ज्यादा मिलेगा किसी दो या दो से अधिक वेव के किसी एक ही पॉइंट पे आने से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी बनती है या ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड जो बनता है, नया जो आयाम बनेगा वो कम होगा या ज्यादा, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इससे जो बनेगा एम्पलीट्यूड वो कुछ ज्यादा इंटेंसिटी वाला बनेगा क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे वेव एक ही जगह पे आके मिल रहे हैं तो उनका सुपर पोजीशन हो जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जो पहले इंटेंसिटी थी, जो पहले तीव्रता थी इसकी, अब इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो इंटेंसिटी तब बढ़ेगी जब phi की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए तो cos phi क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। phi की वैल्यू कम होने पे cos phi ज्यादा हो जाएगा क्योंकि cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले हम इनका पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं एक्चुअल में। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I की वैल्यू कम हो जाए I1 और I2 से तो ये I की वैल्यू ज्यादा है, I की वैल्यू ज्यादा हो जाए I1 I2 से तो हमें क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ी हुई मिलेगी और उस समय हम कहेंगे हमारा कंस्ट्रक्टिव है। तो हमने जैसा कि बताया कि cos की अगर सबसे बड़ी वैल्यू देखा जाए तो cos की सबसे बड़ी वैल्यू होती है cos phi। अगर हम phi की वैल्यू 0 डिग्री ले लें तो cos की सबसे बड़ी वैल्यू देखने मिलती है और cos की अगर सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू लेनी होगी मुझे तो cos 0 अंश की वैल्यू रखना पड़ेगा, phi की जगह 0 अंश रखना पड़ेगा जिससे इंटेंसिटी ज्यादा आएगी और इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो उसी तरह से अगर हम cos 0 अंश लेते हैं, cos 0 अंश के बाद में 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब हम इवन मल्टीपल ले रहे हैं, पाई का इवन मल्टीपल। तो पाई के इवन मल्टीपल पे भी I क्या होगा, हमारा बहुत ज्यादा होगा, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 2 पाई 4 पाई और 6 पाई पे इन सब पे जो वैल्यूज होती है cos की, ये जो वैल्यूज हैं इन cos phi पे इन सब की वैल्यूज बड़ी होती है, ठीक है ना। cos phi की वैल्यू बड़ी होती है तो cos ये 0 डिग्री 2 पाई 4 पाई 6 पाई और 2n पाई, जिससे I हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हमने इसी के बिहाफ में हमने देखा कि ऐसे डॉट 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 2n पाई, अगर हम 2n पाई को पकड़ लें इसका मतलब हम n की जगह 0 1 2 3 रखें तो ये सब डाटा में मिलता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि phi बराबर अगर एंगल मतलब पाई में इवन मल्टीपल हो, पाई में क्या हो, पाई में इवन मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो पाई में, तो हम कह सकते हैं कि जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो हमारा कौन सा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव वाला मिलेगा, ठीक है ना। समपोषी व्यतिकरण, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, समपोषी वाला, ठीक है ना, समपोषी व्यतिकरण मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें 2n पाई मतलब पाई में इवन मल्टीपल होना चाहिए, ये पकड़ के रखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें 11th में ही पढ़ाई जाती है जब हम एसएचएम पढ़ रहे होते हैं। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन होता है, असल में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन होता है वो phi = होता है, phi = 2 पाई बटे लैम्डा इनटू डेल्टा x। ये एक रिलेशन है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का रिलेशन है। हम डायरेक्टली इस रिलेशन को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो हमने कहा किया phi की जगह पे रख दिया वैल्यू, phi की जगह पर रख दिया 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा x, phi की जगह रख दिया हमने, ठीक है। मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ कि phi की जगह तो phi वाली वैल्यू रख दिया हमने, मतलब 2n पाई और बराबर इसके क्या है, phi है, और phi की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 2 पाई बटे लैम्डा इनटू डेल्टा x। तो यहाँ से देखेंगे कि पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से कट रहा है, यहाँ से डेल्टा x, ये डेल्टा x क्या है, हमारा पाथ में डिफरेंस है, ये डेल्टा x हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है, और ये हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है। तो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, तो हमने यहाँ से डेल्टा x बराबर n लैम्डा, डेल्टा x बराबर जो वैल्यू हमने कट करके निकाला है वो क्या आएगा, n इनटू लैम्डा आएगा, और या तो n इनटू लैम्डा कहो या तो पाथ डिफरेंस जो हमें मिला है, जो भी कंस्ट्रक्टिव हमें पाथ डिफरेंस मिला है
वो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2n और λ/2 मतलब कि λ/2 में इवन मल्टीपल मिला है। λ/2 का क्या मिला है? इवन मल्टीपल। तो हम जब भी कहेंगे पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या आएगा, तो हम कहेंगे λ/2 में अगर इवन मल्टीपल मिल रहा है, λ/2 में इवन मल्टीपल है मतलब 2 का गुणा है, λ/2 में इवन मल्टीपल आ रहा है, λ/2 का इवन मल्टीपल होगा तो कंफर्म है कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। ठीक है। और एक कंडीशन मैंने बता दिया कि अगर फाई की वैल्यू cos फाई की वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो cos फाई की वैल्यू से ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, मतलब हम cos 0 अंश की वैल्यू पे आई की सबसे बड़ी वैल्यू कहेंगे और हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है। तो इंटेंसिटी के बारे में भी देख लेते हैं। अभी हमने आपको पाथ डिफरेंस के बारे में समझाया कि पाथ डिफरेंस हमारा कंस्ट्रक्टिव कब होगा, तो बस बिल्कुल आप ये वैल्यू याद रख सकते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर 2n पाई 2n इंटू λ/2, मतलब λ/2 में मतलब वेव लेंथ में जो हमारा वेव लेंथ है, वेव लेंथ λ/2 में इवन मल्टीपल होगा। λ/2 का क्या होगा? इवन मल्टीपल होगा। और इस तरह से हम ये कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस और उसके बाद में इंटेंसिटी हम लोग अच्छे से डराइव कर पाएंगे और समझ गए कि ये क्या है, और इसके आने वाले न्यूमेरिकल भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर ये नोट हो गया होगा, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं तो उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं कि इंटेंसिटी किस तरह से हमें मिलेगा। तो इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी हमारा किस तरह से मिलेगा, तो देखिए हमने कहा कि अगर cos की वैल्यू क्या रखा जाए, एक्चुअल में cos की वैल्यू अगर बड़ी कर दिया जाए तो हमें इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगा और ये कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन होगा। तो cos की वैल्यू बड़ी तब होगी जब हम थीटा को सबसे कम कर दें। तो थीटा को सबसे कम कर दें मतलब हम फाई को 0 डिग्री कर देते हैं। तो 0 डिग्री पे cos फाई की वैल्यू cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू होती है cos की सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे बड़ी वैल्यू cos की हो ही नहीं सकती है। ठीक है। इसका रेंज ही होता है -1 से 1 के बीच में। तो चलिए अभी देख लेते हैं डोमेन और रेंज। ठीक है। I बराबर हम यहाँ क्या कह देंगे, I1 प्लस I2 और प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 और यहाँ पे cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह देंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2। तो हम इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। I बराबर हम इसे लिख सकते हैं रूट में I1 का स्क्वायर प्लस रूट में I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2। तो ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2A और B ये फॉर्मूला बनता है। तो I का 2 हो जाएगा अंडर रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा कंडीशन है, ये जो हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारा जो इंटेंसिटी होगा वो I = रूट में I1 प्लस I2। यहाँ पे वैल्यू सीधा रख देंगे I1 I2 इंटेंसिटी को, तो हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एम्पलीट्यूड की बात करें कि एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा, हम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड में हम कहेंगे भाई एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है हमारे पास A² प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? फिर से 1 हो जाएगी। तो A² = A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2। तो हम ये फिर से A प्लस B का फॉर्मूला बनता है। तो A² हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटा सकते हैं और ये बराबर एम्पलीट्यूड जो मिलेगा डायरेक्टली A1 प्लस A2 मिलेगा। और यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड की बात करें तो A = A1 प्लस A2 मिलेगा। और अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, तो रूट में I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर मिलेगा, जो कि ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव के लिए। एम्पलीट्यूड का वो फॉर्मूला रहेगा और इंटेंसिटी के लिए रहेगा। बाकी मैंने पाथ डिफरेंस आप लोगों को बता दिया है कि इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 जो होगा वही हमारा पाथ डिफरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है ना। तो अभी आपको ये बात पूरी समझ में आ गई, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मैं अभी आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है। ओके। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आगे चल के भी हमने आगे डेरिवेशन को देखते हैं। ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। हेलो बच्चा लोग, तो अभी मैं आपको कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन बता दिया। मैंने कंस्ट्रक्टिव में बताया कि एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव का क्या है और कंस्ट्रक्टिव का इंटेंसिटी क्या है, और हमने अभी बता दिया कि पाथ डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टिव का। उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन है और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के लिए बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पहले से कि जो एम्पलीट्यूड होता है हमारा इंटरफेरेंस में A² = A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है।
तो अगर हम बात करें और I1 क्या होता है इसका I के लिए, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 और cos फाई, इन दोनों का हम आराम से देख लेते हैं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जो डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन है वो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए I1 प्लस I2 से। तो कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos फाई की जो वैल्यू है, cos फाई की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें फाई बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम फाई की वैल्यू बढ़ा दें तो हमें cos फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, टोटली कम मिलेगी, कम हो जाएगा। और ये कम हो गया तो ऑलरेडी प्रोपोर्शनल में इंटेंसिटी वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो चलिए अभी ये कंडीशन लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम अगर कम करने के लिए सबसे बढ़िया बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू जब सबसे बड़ी होगी तो cos फाई की वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो उस कंडीशन में हम ले लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री से cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, और इससे छोटा cos की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, हाँ होती है, -1 होती है 180 डिग्री पे। हम कह रहे हैं 90 डिग्री में ले लेते हैं, जो कि निगेटिव नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए ले सकते हैं हम। 180 डिग्री भी ले सकते हैं, 180 डिग्री मतलब पाई में ले सकते हैं, पाई 3 पाई, ठीक है ना, और 5 पाई। तो हमें फाई की जो वैल्यू है, फाई की जो वैल्यू है हमारे पास, जो फाई की वैल्यू मिल रही है हमें कुछ इस तरह से मिल रही है। पाई मतलब π/2 पे तो मिल रहा है, π/2 पे 0 है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा रहा है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन दिखा रहा है। और सबसे कम वैल्यू की बात करें तो पाई 3 पाई 5 पाई सबसे कम निगेटिव में चला जाएगा ये वैल्यू, cos की वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी और cos ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर सब cos फाई की वैल्यू सबसे कम लेनी है, जो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन है फेज डिफरेंस में, पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे डॉट 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 हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे 2n-1 पाई। मतलब हम कहेंगे कि जो हमारा इवन था उसमें एक कम कर देंगे तो हमारा ऑड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ ऑड मल्टीपल देखेंगे, पाई में किसका ऑड मल्टीपल देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले इस फाई के लिए, इस 90 डिग्री के लिए, ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग केस में हम मतलब कम एक तरह से मान सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी इंटेंसिटी ना तो बढ़ी हुई है ना तो घटी हुई है, मतलब डिस्ट्रक्टिव का ही कंडीशन है। तो हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। पहले आई निकाल लेते हैं इंटेंसिटी के लिए, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 और cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पूरा वैल्यू 0, क्योंकि cos 90 का 0 तो इसके सब मल्टीप्लाई में 0 हो जाएंगे। तो I बराबर हमारा डायरेक्टली जो मिलेगा हमारा मिलेगा I1 प्लस, ठीक है, ये तब है जब ये ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग को बता रहा होगा, मतलब हमारा ना तो कंस्ट्रक्टिव होगा ना तो डिस्ट्रक्टिव, सीधा सीधा I1 I2 हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री केस में। अब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड के केस में तो एम्पलीट्यूड का A1 स्क्वायर प्लस A1 इक्वल टू A1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और cos हम यहाँ पे रखेंगे 90 डिग्री, cos 90 का मान पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गया। तो हमें क्या मिला, A स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अगर हम cos की सबसे कम वैल्यू मतलब डिस्ट्रक्टिव कंडीशन की बात करें, डिस्ट्रक्टिव अगर हम डिस्ट्रक्टिव के लिए बात कर लें तो हम वहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे पाई 3 पाई 5 पाई 6 पाई और 2n-1 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब उसके लिए इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो हम बात करेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 हो जाएगा। तो ये I बराबर I1 प्लस I2 प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा, तो माइनस 2 रूट में I1 और I2, और हम अभी इसको लिखे थे अंडर रूट में I1 प्लस I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में I1 इंटू I2, और ये हमारा मिल जाएगा I इक्वल टू अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटरफेरेंस निकाले थे, मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए जो इंटेंसिटी निकाले थे, तो उसमें अंडर रूट में I1 प्लस I2 आ रहा था, जबकि इसमें क्या आएगा अंडर रूट में I1 माइनस I2, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी घट रही है। ठीक है ना, अंडर रूट में I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। अगर इस तरह से हम अगर एम्पलीट्यूड को देखना चाहें तो एम्पलीट्यूड के लिए जो आएगा यहाँ पे अगर हम -1 कर दें इसकी वैल्यू अगर -1 कर दें तो एम्पलीट्यूड के लिए जो आएगा हमारी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से कि एम्पलीट्यूड के लिए क्या आएगा 180 डिग्री के लिए, तो यहाँ 180 डिग्री रहेंगे, यहाँ माइनस जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी A स्क्वायर इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर आएगा, जबकि हम स्क्वायर हटा रहे हैं
तो ए बराबर A1 प्लस A1 माइनस A2, मतलब एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इंटेंसिटी घट जाएगी वेव की जो नेट इंटेंसिटी होगी, जो सुपरपोज हो रहा होगा वो घट जाएगा और वहाँ पे काला अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा का मतलब होता है सबको विनाशी व्यतिकरण, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम डिस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बारे में यहाँ डिस्कस कर लिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसके पाथ डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, 3 मिनट। चलिए नोट डाउन हो गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको बताने वाले हैं, अभी आपको बताने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो उसकी कंडीशन क्या है। जैसे हमने बताया कि पाई बराबर, हमने देखा कि पाई, ठीक है, पाई 3 पाई, फिर उसके बाद में 5 पाई और डॉट 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 2n-1 इंटू पाई। तो अगर ये कंडीशन है हमारा, तो पाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिससे cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। और बहुत कम आने पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड दोनों क्या हो जा रहे थे, घट जा रहे थे, अभी हमने देखा। तो हम ना सीधा बात करेंगे कि हमें जो फाई मिल रहा है, फाई हमें एक्चुअल में 2n-1 इंटू लेमडा मिल रहा है, इंटू पाई। तो हमने कहा कि फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा, हमने बताया था कि फाई बराबर होता है 2n पाई by 2 इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पाई बराबर रख सकते हैं, पाई बराबर 2n-1 इंटू पाई इक्वल टू 2n पाई, 2। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में जो हमारा रिलेशन था, फाई इक्वल टू 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा एक्स है। तो हमने यहाँ पे फाई की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा एक्स रख दिया, और ये जो फाई की वैल्यू यहाँ रख दिया, क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि रखने के बाद में डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है, कट करने के बाद में फाई से मर गया, तो 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2 इंटू लेमडा। तो लेमडा बाई 2 में हमारे जो वैल्यूज आई है, जो वैल्यू आया है डेल्टा एक्स का, मतलब पाथ डिफरेंस में, पाथ में जो डिफरेंस हुआ है वेव के बीच में, वो जो आया है वो लेमडा बाई 2 में वेवलेंथ बाई 2 में इवन मल्टीपल और नहीं ऑड मल्टीपल आया है। क्या आया है? ऑड मल्टीपल। और हमने जो कंस्ट्रक्टिव के लिए देखा था वो क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 में इवन मल्टीपल आया था। तो हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस अच्छे से स्टडी कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से पूरे वीडियोस को देखना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। और जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो चीज़ों को बाई हैंड रिटन करके आप अगर स्टडी करते हैं तो जल्दी से आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें अच्छे समझ में आ गई हैं। अब थोड़ा सा आप एक काम और कर दीजिए कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा चैनल रुका पड़ा है, बजा पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ रहा है। अगर आपने मेरा मोटिवेशन बढ़ाया तो मैं आपको बहुत अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा फिजिक्स के, जो कि आप अगर पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में कहीं नहीं आ पाएंगे, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो क्लियर कर लीजिए पहले कि आप हमसे क्या सीखने वाले हैं। अगर आप सीखेंगे तभी हमसे, जब आप हमें मोटिवेट करेंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और लोगों तक पहुंचाइए मेरे वीडियो, बताइए लोगों को कि मैं क्या बता रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, जो हो पाएगा मुझसे वो करूंगा मैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपका, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपसे। और मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इतना कर दीजिए आप लोग मेरे लिए।